कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी की आंखों के सामने अचानक ही प्रांस का चेहरा भी घूम गया, जिससे वो कहती थी कि उसने ब्रश नहीं किया और सामने से प्रांस उसे किस करने लगता था। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। कल तो उसने बोल दिया कि वो प्रांस से दूर हो जाएगी, लेकिन अब उसके बिना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सृष्टि ने उसे यूं ही सूखे बिस्कुट खिलाते हुए कहा, एक दिन ब्रश नहीं करोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा, चुपचाप खाओ इसे, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, वरना अभी तो खिला रही हूँ, बाद में सिर्फ दवाइयों के अलावा और कुछ नहीं दूंगी। उसकी धमकी सुनकर पंखुड़ी कुछ बोल ही नहीं पाई और उसने चुपचाप उन बिस्किट को खाना शुरू कर दिया। तंस पंखुड़ी और सृष्टि की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं डॉक्टर को बता देता हूँ कि भाभी उठ गई हैं, उन्हें जो चेकअप करना होगा वो कर लेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। श्वेता जी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप पंखुड़ी का ख्याल रख लेंगी तो क्या मैं कुछ देर के लिए गोरवर मेंशन चली जाऊँ? मुझे इसके डैड को भी देखना होगा। सृष्टि कुछ कहती उसके पहले ही पंखुड़ी बोलने लगी, लेकिन उसकी जुबान भी खुलती उससे पहले ही सृष्टि ने उसे घूर कर देखा तो पंखुड़ी झट से चुप हो गई और बोली, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं खाने कोई बिस्किट। ये बोलकर वो वापस बेड पर लेट गई और श्वेता जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने वापस सृष्टि की तरफ देखा तो सृष्टि ने अपनी पलकें झपकाई और उन्हें जाने का इशारा किया। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर प्रांस की गाड़ी बिल्कुल साइड में थी और पेड़ से टकराई हुई थी, लेकिन प्रांस को कोई चोट नहीं लगी थी। वो सीट पर अपना सिर रखकर सोया हुआ था। कल रात उसकी गाड़ी पेड़ से टकराई थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी और वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला। बस यूं ही पूरी रात गाड़ी में बैठा रहा और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। पर अब आंखें खुलते ही उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी का चेहरा घूमने लगा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। इधर राणा मेंशन सुबह के तकरीबन 7 बजे। आश्रय की आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठा। अगले ही पल उसे कल रात की बात याद आई, जहां उसने पंक्ति को बाहर बालकनी में छोड़ दिया था। वो अपनी जगह से उठा और गुस्से से बोला, एटीट्यूड तो महारानी में इतना है कि झुकने का नाम नहीं लेती। अगर मैंने रूम से बाहर निकाल कर बालकनी में छोड़ा था तो अंदर भी तो आ सकती थी, रिक्वेस्ट कर सकती थी कि मैं दरवाज़ा खोल दूं, लेकिन नहीं। एटीट्यूड जो दिखाना है, अगर दिखाना है एटीट्यूड तो दिखाती रहे। आश्रय राणा के एटीट्यूड के सामने तो किसी का एटीट्यूड नहीं टिक सकता, तो तुम तो चीज़ ही क्या हो। ये बोलते हुए वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला और फिर अपने कपड़े निकालने लगा। वो क्लोजेट के सामने खड़ा ही था कि कुछ सोचते हुए वो बालकनी की तरफ आया और फिर दरवाज़ा खोलकर पंक्ति की तरफ देखने लगा, जो नीचे ज़मीन पर सोई हुई थी। उसका बदन एकदम नीला पड़ा हुआ था, चेहरा एकदम बेजान लग रहा था। वो झट से नीचे झुका और जैसे ही उसने पंक्ति को छुआ, उसके हाथ पर जैसे कोई करंट लगा हो। पंक्ति का बदन एकदम तप रहा था। साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत तेज बुखार है। आश्रय ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वापस रूम में आया। उसने उसे बिस्तर पर अच्छे से लेटाया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, तुम तो 2-4 गोलियां और 1-2 इंजेक्शन लेकर ठीक हो जाओगी, लेकिन मुझे मेरी फैमिली के सामने ही विलेन बना दोगी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही थी, ठंड लग रही थी, तो दरवाज़ा नॉक कर सकती थी, मुझसे बोल सकती थी कि तुमसे वहाँ पर नहीं रहा जा रहा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस आश्रय राणा को दिखाना है कि तुम कितनी मासूम हो, कि अगर कोई तुम पर टॉर्चर करे भी तो तुम सामने वाले को कोई जवाब नहीं देती। बहुत इनोसेंट हो तुम, एकदम किसी मासूम बेबी की तरह। लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों के सामने अपनी इमेज तो बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस लिया और फिर उस पर ब्लैंकेट डाल दिया। वो यूं ही उसे बिस्तर पर छोड़कर वापस क्लोजेट की तरफ गया और फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया और अपने कपड़े पहनकर कुछ देर बाद वो अपने रूम से बाहर निकल गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वापस अपने रूम में आया और आते ही सीधा पंक्ति के पास आ गया। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था जो वो बाहर मेडिकल स्टोर से लेकर आया था।
उसने वो इंजेक्शन पंक्ति को लगाया ताकि उसका फीवर कम हो जाए। वो डॉक्टर को बार बार राणा मेंशन बुलाकर ना ही फैमिली को परेशान करना चाहता था और ना ही पंक्ति को ये शो करना चाहता था कि वो किसी भी तरह से आश्रय की लाइफ में कोई वैल्यू रखती है। वो बस उसे वही दिखाना चाहता था कि बेशक से वो जिए या मरे, आश्रय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इंजेक्शन वगैरह देने के बाद आश्रय वापस अपने रूम से बाहर निकल गया। बाहर रागिनी खड़ी थी। उसने पहले तो आश्रय को बाहर जाते भी नहीं देखा, लेकिन अब जब उसने आश्रय को बाहर जाते हुए देखा तो वो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या आश्रय? आश्रय उसके रोकने पर रुका और उसे देखते हुए बोला, हाँ, पहले हॉस्पिटल जाऊंगा भाभी से मिलने और फिर अपने ऑफिस। कल मेरे ऑफिस की ओपनिंग है। मैं चाहता तो नहीं था कि ऐसी हालत में ये सब हो, लेकिन डैड ने कहा है कि सब कुछ पहले से प्लान हो चुका है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। रागिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सही कहा है प्रलय जीजू ने, और वैसे भी अब पंखुड़ी की हालत काफ़ी बेहतर है। अगर तुम उसे इनवाइट करोगे तो वो ज़रूर आएगी। आश्रय तुरंत बोला, मतलब मैं इनवाइट करूंगा तो आएंगी, बट वो इस घर की मेंबर है, उन्हें इनविटेशन की क्या ज़रूरत है? उसके सवाल पर रागिनी के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। वो मायूसी से बोली, वो पंखुड़ी नाराज है, राणा मेंशन में से किसी से भी बात नहीं करना चाहती। कल परीक्षा से भी उसने बात नहीं की और प्राण से तो वो बिल्कुल बात नहीं कर रही, ना ही उसकी तरफ देख रही है। बस एक ही बात बार बार बोले जा रही है, उसे ग्रोवर मेंशन जाना है। ऐसे में कल उसका ओपनिंग पर आना मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा। आश्रय तुरंत बोला, ऐसे कैसे नहीं आएंगी भाभी? अगर उन्होंने ज़्यादा नखरे दिखाए तो मैं उन्हें अपनी गोद में उठाकर ऑफिस ले जाऊंगा। आई डोंट केयर, फिर भाई क्या बोलते हैं, अगर उन्हें जलना है तो जले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। रागिनी ने एक बार फिर से उसे रोका। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम कर लेना, लेकिन ये बताओ पंक्ति कहाँ है? मेरा मतलब है वो अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? रूम से बाहर नहीं निकली? वो तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? कल तुमने उस पर ज़्यादा गुस्सा तो नहीं किया? आश्रय ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, अगर आपको उसकी ज़्यादा फिक्र है तो जाकर देख लीजिए। ये बोलकर अब वो तुरंत बाहर चला गया। वहीं उसकी बातों से ही रागिनी इतना तो समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। आश्रय के जाते ही वो तुरंत पंक्ति के कमरे की तरफ आ गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने बेड पर सोई हुई पंक्ति पर गई। उसे सोते हुए देख रागिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे मानना पड़ेगा सृष्टि को, उसकी किस्मत में 2 बहुएं और दोनों कुंभकर्ण की बहन। और किसी चीज़ का तो पता नहीं, लेकिन दोनों सोने के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जरूर जीत सकती हैं। ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। उसने जैसे ही पंक्ति को उठाने के लिए उसके सिर पर अपना हाथ रखा, उसका तपता हुआ बदन महसूस कर उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। बुखार में छोड़कर आश्रय ऑफिस कैसे जा सकता था? वो गुस्से से अपने फ़ोन से आश्रय को फ़ोन करने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे साइड में रखे हुए डस्टबिन पर गई, जहां पर इंजेक्शन और दवा की फेंकी हुई खाली बोतल साफ नज़र आ रही थी। उसने उन्हें उठाया तो उसे पता चला कि ये फीवर की डोज है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो खुद से ही बोली, हो तो तुम भी प्रलय राणा की ही औलाद, किसी के सामने झुक कैसे सकते हो? बेशक से किसी को दिखाओ मत, लेकिन इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते तुम कि तुम्हारे सामने एक इंसान तड़प रहा हो और तुम उसे यूं ही छोड़ दो। आई होप जिस तरह से तुमने आज पंक्ति को दवा दी है, वैसे ही एक दिन अपना प्यार भी दो, क्योंकि पंक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्यार की है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ पल यूं ही पंक्ति के पास बैठी। वो उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही ताकि उसका फीवर थोड़ा जल्दी उतर जाए। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, पंखुड़ी के वार्ड का दरवाज़ा खुला और पंखुड़ी ने झट से नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा। प्रांस और आश्रय का परफ्यूम लगभग से सेम ही था, तो पंखुड़ी को यूं लगा जैसे प्रांस आया हो, लेकिन वहाँ पर आश्रय को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी झलक गई थी।
अब तो उसे प्रांस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बोल दिया कि वो उसे छोड़कर चला जाए, तो क्या वो सच में उसे छोड़कर चला गया? एक बार भी वो वापस लौट कर नहीं आया, ये देखने के लिए भी कि वो ठीक है या नहीं। उसे अब तक किसी ने नहीं बताया था कि प्रांस कंटिन्यू 24 घंटे उसके पास खड़ा रहा था जब वो बेहोश थी। आश्रय अंदर की तरफ आया और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, कैसी हैं भाभी आप? पंखुड़ी को समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसने बस अपना चेहरा हल्का सा नीचे की तरफ झुकाया और अपना सिर हाँ में हिला दिया। आश्रय बिल्कुल उसकी बगल में आकर बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई नो आप भाई से नाराज़ हैं। आप हम में से किसी से भी बात नहीं करना चाहती क्योंकि आपको लगता है कि हम सब ने आपको चीट किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाभी। खैर, आपके और भाई के बीच क्या है और क्या नहीं, ये आपका पर्सनल मैटर है, तो मैं इसमें आपको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल सृष्टि इंडस्ट्रीज़ की ओपनिंग है और मैं चाहता हूँ कि ये ओपनिंग आपके हाथों से हो। आपको हमसे गुस्सा रहना है, आप बेशक से रहिए, लेकिन कल आप ओपनिंग पर आएंगे और अपने हाथों से ओपनिंग करेंगे, वरना कल उस इंडस्ट्रीज़ का पहला और आखिरी दिन होगा। सृष्टि भी हैरानी से आश्रय की तरफ देख रही थी। पंखुड़ी भी आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, पता नहीं डॉक्टर मुझे कल तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे या नहीं। आश्रय तुरंत बोले, नहीं भी डिस्चार्ज मिलता तो कोई इशू नहीं है, आपको अपनी गोद में उठा कर ले जाऊंगा, लेकिन आपको आना तो पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकती, वादा कीजिए कल सृष्टि इंडस्ट्रीज़ की ओपनिंग आप अपने हाथों से करेंगी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया तो पंखुड़ी के आंखों से आंसू बहने लगे। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक मेरा भाई है जो बात बात पर गुस्सा करता है और एक मेरी भाभी है जो बात बात पर रोती है, रोतड़ू भाभी। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के आंसू साफ कर रहा था और पंखुड़ी झट से उसका हाथ झटकते हुए बोली, जाइए, मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी। आश्रय हंसा और बोला, वैसे तो मुझे बहुत काम है, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करेंगी तो भाड़ में गया सब कुछ। मैं यहीं आपकी गोद में सिर रख कर सो जाऊंगा, फिर बेशक से आपका खट्टा नींबू जलता है तो जलता रहे। अगर प्रांस राणा कम नहीं है तो आश्रय राणा भी प्रांस राणा का ही भाई है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, आपसे इसलिए बात करूंगी क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, वरना मैं आपसे भी बात नहीं करती। और कल अगर आप चाहते हैं कि मैं ओपनिंग पर आऊं तो आप खुद मुझे लेने आएंगे। आश्रय मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, पक्का प्रॉमिस। मैं तो कहता हूँ अच्छा सा सबक सिखाओ आप मेरे भाई को, नानी याद आ जाए उसे उसकी। बड़ा एटीट्यूड दिखाता है ना, सारा एटीट्यूड फेल कर दो उनका, एकदम किसी नींबू की तरह निचोड़ कर रख दो। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी गुस्से से उसे घूरने लगी और नाक सिकोड़ कर बोली, ऐसा मत कहिए। उसकी बात पर आश्रय हंसने लगा और सृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर में आश्रय वहां से चला गया। सृष्टि अब एक बार फिर से पंखुड़ी के पास आई और उसे दोपहर का लंच करवाने लगी। पंखुड़ी सृष्टि से कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसे खुद के पास आने से रोक भी नहीं रही थी। वो जब जब पंखुड़ी के पास आकर उसे खाना खिलाती, उसकी केयर करती, तो पंखुड़ी बस चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती। बेशक से पंखुड़ी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अब सृष्टि को भी टेंशन होने लगी थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि प्रांस हॉस्पिटल वापस लौट कर ना आए। कम से कम उसे पंखुड़ी का हाल चाल जानने तो आना चाहिए था, लेकिन ना ही प्रांस खुद आया और ना ही उसने किसी से फ़ोन करके पंखुड़ी का हाल चाल पूछा। तो अब सृष्टि को एक बार फिर से प्रांस पर गुस्सा आने लगा था। वो पंखुड़ी को उसका लंच करवाने के बाद उसे देखते हुए बोली, मैं बस 5-10 मिनट में आ रही हूँ। पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखा। सृष्टि वार्ड से बाहर निकली और बाहर निकलते ही उसने प्रलय को कॉल किया, जो कुछ वक्त पहले ही हॉस्पिटल से गया था। जैसे ही सामने से प्रलय ने कॉल रिसीव किया, सृष्टि थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ में बोली, वो कहाँ है इस वक्त? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इमेजिन करो कहाँ हो सकता है। सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं जो लोगों के पास्ट फ्यूचर बताती फिरूंगी। मैंने आपसे कुछ पूछा है डिस्ट्रॉयर, मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए, वो कहाँ है?
प्रलय जो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें हम दोनों का पास्ट याद है ना, जहाँ पर हम दोनों प्यार तो एक दूसरे से बहुत करते थे लेकिन एटीट्यूड भी हम दोनों में कम नहीं था। तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं भी सब कुछ जानते हुए तुम्हारे पास नहीं आया। बस तुम्हारे बेटे और बहू में भी ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है। सृष्टि अब इरिटेट होते हुए बोली, आप मुझे साफ साफ शब्दों में बताएंगे कि आखिर वो है कहाँ पर? प्रलय तुरंत बोला, तो साफ साफ शब्दों में सुनो, वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा है और अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा है। कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपने बेटे की शादी की थी ताकि वो पत्थर से मोम बन जाए, लेकिन अब एक बार फिर से वो इस सिचुएशन में आ चुका है जहाँ वो पहले था। और अब इन दोनों का रिश्ता कैसे ठीक होगा और कैसे नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। सृष्टि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। यहाँ पंखुड़ी को प्रांस की ज़रूरत थी लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर खुद ऑफिस चला गया। वो गुस्से से बोली, एक बार मिसेस ग्रोवर हॉस्पिटल वापस आ जाएं, उसके बाद कुछ लोगों को बिजनेस करना मैं अच्छे से सिखाऊंगी। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और वापस पंखुड़ी के वार्ड में आई जहाँ पर वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। कुछ वक्त पहले ही उसने दवा ली थी तो शायद वो सो गई थी। तभी मिसेस ग्रोवर वहाँ पर आई। उन्हें देखते ही सृष्टि ने गहरी सांस ली और बोली, आप कुछ वक्त पंखुड़ी का ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। मिसेस ग्रोवर को तो उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि बाहर आते ही गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को सीधा राणा इंडस्ट्रीज चलने के लिए कहा। देखते ही देखते उनकी गाड़ी हॉस्पिटल से निकल गई थी और अब कुछ ही वक्त में सृष्टि की गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज पहुंची। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा झलक रहा था। राणा इंडस्ट्रीज, प्रांस इस वक्त अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने 2 एम्प्लॉयज़ खड़े थे जिनके साथ प्रांस कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहा था। तभी अचानक से केबिन का दरवाज़ा खुला और सृष्टि सीधा अंदर चली आई। आते ही उसने एक नज़र पहले प्रांस को देखा, फिर उन 2 एम्प्लॉयज़ की तरफ। प्रांस कुछ कहता उससे पहले ही सृष्टि थोड़ा सर्द लहजे में बोली, आउट। उसका गुस्सा देखकर प्रांस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन वो दोनों एम्प्लॉयज़ घबरा गए। वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगे लेकिन तभी प्रांस उन्हें रोकते हुए बोला, तुम यहाँ काम किसके लिए करते हो? उसका सवाल सुनकर वे दोनों एकदम से रुक गए और पलटकर प्रांस की तरफ देखने लगे। सृष्टि गुस्से से बोली, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें सिर्फ इस केबिन से नहीं बल्कि इस इंडस्ट्रीज से या फिर पूरी मुंबई से बाहर निकाल दूँ। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। उसका गुस्सा देखकर वे एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा परेशान हो गए। एक तरफ प्रांस था जो उन्हें गुस्से से देख रहा था और दूसरी तरफ सृष्टि का गुस्सा भी इस वक्त आग से कम नहीं लग रहा था। उन दोनों का गला सूखने लगा था। प्रांस उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम दोनों यहाँ से गए तो मुंबई से बाहर निकाले जाओगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम दोनों का ऐसा टर्मिनेशन लेटर बनाऊंगा कि किसी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तो क्या क्लीनिंग डिपार्टमेंट में भी जॉब नहीं मिलेगी तुम दोनों को। सृष्टि गुस्से से प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो ये बात आपको मुझसे कहनी चाहिए थी मिसेस राणा, ना कि मेरे एम्प्लॉयज़ को। उनका यहाँ पर होना या ना होना ये डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे आपसे बात करनी है या नहीं। सृष्टि दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही जुबान चला रहे हो, या यूँ कहूँ सिर्फ जुबान नहीं दिमाग भी चला रहे हो। प्रांस एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, अब है दिमाग तो चलाऊंगा, जिसके पास नहीं होता वो नहीं चला पाता और मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि को साफ समझ आ रहा था कि उसका ये टोंट किसके लिए है और ये किसी और के लिए नहीं बल्कि पंखुड़ी के लिए था, जिसके पास दिमाग तो है लेकिन वो अपना दिमाग चलाती नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, वो बस मासूम है, नादान है। जहाँ आजकल के लोग सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं वहाँ वो सब कुछ दिल पर छोड़ देती है। सृष्टि तुरंत बोली, तुम पंखुड़ी के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल सकते। प्रांस तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या ही कहूँ मिसेस राणा। सृष्टि गुस्से से बोली, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मुझे मॉम कहने में शर्म आ रही है तुम्हें? प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला,
बिल्कुल भी नहीं, पर यह ऑफिस है मेरा जहाँ पर मैं सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ों और प्रोफेशनल बातों पर ध्यान देता हूँ, ना कोई पर्सनल रिश्ता, ना कोई पर्सनल बात। वेल, आप बताइए, आप यहाँ पर आई हैं मुझसे बात करने के लिए, कहिए क्या बात करनी है आपको। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, कुछ भी नहीं। प्रांस की आईब्रो ऊपर उठ गई। सृष्टि एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, तुमने ही तो कहा है कि ये जगह तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ पर तुम सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें करते हो, पर्सनल कुछ भी नहीं। तो हम दोनों की बात जो मैं यहाँ पर करने आई थी वो बहुत पर्सनल थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हें कुछ कहना चाहिए। मैं चलती हूँ, जब तुम घर आओगे तब इत्मीनान से बात करेंगे। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी गहरी हो गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उसे हद दर्जे का गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बस किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। प्रांस भी कम नहीं था, वो बेहद नरमी से बोला, जैसा आपको सही लगे मिसेज राणा। सृष्टि ने कुछ पल उसे गुस्से भरी लेकिन ठंडी नज़रों से देखा और फिर तुरंत केबिन के बाहर निकल गई। जितने गुस्से में वो ऑफिस में आई थी, अब उसका गुस्सा उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका था। जब वो बाहर की तरफ जाने लगी तो अचानक ही एक लड़की उससे टकरा गई और घबराकर बोली, आई एम सो सॉरी। लेकिन इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही सृष्टि ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए और दांत पीसते हुए बोली, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये बोलकर वो आगे बढ़ गई। प्रांस जो अपनी जगह पर बैठा था और सामने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई। अगले ही पल उसने लैपटॉप ऑफ किया और अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। आंखों में बेहद नाराज़गी के साथ बेहद तकलीफ भी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी हॉस्पिटल में थी, जहां रागिनी और नताशा दोनों उससे बातें कर रही थी, लेकिन पंखुड़ी बस बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। बेशक वो जितना मर्जी नाराज हो ले सृष्टि और प्रांस से, लेकिन दोनों के बिना ही उसे चैन नहीं आता था। जब प्रांस उसके पास नहीं था लेकिन सृष्टि उसके साथ थी, वो फिर भी ठीक थी, पर अब तो एक पल के लिए भी उसकी नज़रें दरवाजे से हट नहीं रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। रागिनी ने जैसे ही दरवाजे पर सृष्टि को देखा, वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, लो आ गई तुम्हारी सासू माँ, अब तो तुम ये खिचड़ी खाओगी ना? पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इनकी वजह से ये खिचड़ी नहीं खा रही थी, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इनके बिना मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। वो तो बस मुझे भूख नहीं थी, लेकिन अब मुझे भूख लगी है। ये बोलकर उसने एक बार फिर से नाक सिकोड़ कर सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि गुस्से से बोली, तुम्हारे पति ने पहले ही मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब कर रखा है, इसलिए तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, वरना उसका गुस्सा तुम पर उतर जाएगा। उसका गुस्सा देखकर पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। कहाँ सृष्टि उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, उसे इतना सारा प्यार कर रही थी, और अब वो उस पर ही गुस्सा दिखा रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं लगी कोई भूख, मुझे नहीं खानी कोई खिचड़ी। ये बोलकर वो तुरंत बिस्तर पर लेट गई। सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। प्रांस और पंखुड़ी में वो बुरी तरह से पिस रही थी। एक उसे बेवजह का एटीट्यूड दिखा रहा था, तो दूसरी हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो रही थी। अब पंखुड़ी को बिस्तर पर नाराज होकर लेटा हुआ देखकर सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। अब उसे सच में बुरा फील हो रहा था। उसे प्रांस का गुस्सा पंखुड़ी पर नहीं उतारना चाहिए था। वो पंखुड़ी के पास आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, माफ़ कर दो अपनी इस सासू माँ को। क्या ज़माना आ गया है, पहले बहुएं माफ़ी मांगती थी और अब सास को माफ़ी मांगनी पड़ रही है। पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, तो मत मांगिए माफ़ी, आपको किसने कहा है मुझसे माफ़ी मांगनी है? मुझे नहीं चाहिए आपकी माफ़ी, मुझे अब किसी से बात नहीं करनी। सृष्टि उसकी बात पर हंसी और बोली, एक तो बात बात पर ये तुम्हारा टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है। मुझे नहीं करनी किसी से बात, मुझे नहीं कुछ खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। सच में पंखु, आजकल तुम बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो। अपने खट्टे नींबू का गुस्सा तुम मुझ पर क्यों उतार रही हो? मुझ पर गुस्सा उतारने से ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम अपने खट्टे नींबू का मस्त मीठा अचार बना डालो। दुनिया की हर बीबी को उसकी पसंद का मर्द नहीं मिलता, लेकिन वो बीबी ही क्या जो अपने मर्द को अपना पसंदीदा मर्द ना बना पाए। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी बस उसकी तरफ देख रही थी। सृष्टि एक बार फिर से बोली,
वो ऑफिस में बैठा अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा है और तुम यहाँ पर बैठकर उसके लिए उदास हुए जा रही हो। मैं तो कहती हूँ चलो मेरे साथ और जाकर डंडे से पिटाई कर दो उसकी। उसकी बात पर पंखुड़ी झट से बोली, ऐसा मत कहिए ना सासू माँ। उसकी बात पर सृष्टि ने अपना माथा एक बार फिर से पीटा और बोली, एक तो इसे अपने खट्टे नींबू से नाराज भी रहना है और उसके बारे में कोई गलत बात भी नहीं सुनना। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें उसके साथ जो करना है तुम कर लेना। अब मैं तुम दोनों में बिल्कुल नहीं आऊँगी, लेकिन प्लीज़ ये खिचड़ी खा लो, ठंडी हो रही है। ये जब खाने लायक नहीं रहेगी तब खाओगी क्या? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी धीमे से बोली, तो मैंने कब कहा कि ये मुझे आप अपने हाथों से खिलाइए, मेरे हाथ हैं, मैं खुद खा लूँगी। उसकी बात सुनते हुए रागिनी और नताशा दोनों ने पंखुड़ी को घूर कर देखा। जिसे वो मासूम समझ रही थी वो मासूम तो बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी बात मनवानी कैसे है और बिना अपनी बात कहे सामने वालों के कान में अपनी बात पहुंचानी कैसे है, ये पंखुड़ी से बेहतर शायद किसी को नहीं पता था। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, तो मैं कौन सा तुम्हें अपने हाथों से खिला रही हूँ। ये बोलते हुए उसने बेड को एडजस्ट किया और फिर अपने हाथ से पंखुड़ी को खिचड़ी खिलाने लगी। तो पंखुड़ी ने चुपचाप वो खिचड़ी खाना शुरू किया। नाक वो बेशक से अभी भी सिकोड़ रही थी, लेकिन अपनी इन्हीं हरकतों से तो वो प्यारी लगती थी। रागिनी और नताशा दोनों ने अब एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपनी इस नकचड़ी बहू को संभालो, हम दोनों जा रहे हैं पंक्ति के पास, उसे हमारी ज़रूरत होगी। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी का मुंह उतर गया। रागिनी और नताशा तुरंत वहां से बाहर की तरफ चली गईं, जबकि सृष्टि के चेहरे के रंग उड़े हुए थे, क्योंकि वो दोनों खुद तो गईं लेकिन यहाँ पर जाते जाते आग लगा गईं। वहीं पंखुड़ी ने अब सृष्टि की तरफ देखा और बोली, क्या मैं नकचड़ी हूँ? क्या कोई मुझसे प्यार नहीं करता? मैं सबको परेशान करती हूँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि झट से बोली, अरे उन दोनों को क्या पता, वो दोनों तो एक नंबर की बेवकूफ़ हैं। अपने अपने टाइम पर हज़ारों कांड किए इन्होंने। वो तुम्हें क्या बताएंगी कि तुम कैसी हो कैसी नहीं, बस तुम मुझसे पूछो तुम कैसी हो। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, मैं कैसी हूँ सासू माँ? सृष्टि मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रख कर बोली, बहुत प्यारी। उसकी बात पर पंखुड़ी मुस्कुराई और उसे मुस्कुराते हुए देख सृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसकी नकचढ़ी बहू कम से कम अब उससे बात तो कर रही थी, पर इस वक्त उसे पंखुड़ी पर प्यार भी बहुत आ रहा था। पंखुड़ी जब अपना खाना फिनिश करके दोबारा सो गई तो वो पंखुड़ी के माथे पर झुकी और बड़े ही प्यार और आत्मीयता से उसने पंखुड़ी का माथा चूम लिया। गुस्सा अब उसे पंखुड़ी पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रांस पर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रागिनी और नताशा दोनों घर पहुंच चुके थे। घर आते ही रागिनी सीधा पंक्ति के रूम में आई, जहां पर पंक्ति के साथ रिया भी बैठी थी। रिया के साथ ही वो पंक्ति को छोड़कर हॉस्पिटल जा सके, वरना पंक्ति को छोड़कर तो हॉस्पिटल जाना पॉसिबल ही नहीं होता। रिया की वजह से पंक्ति का मूड भी अब थोड़ा ठीक हो चुका था। रात के तकरीबन 9 बजे पार्किंग एरिया में प्रलय की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से प्रलय और सृष्टि बाहर निकले। सृष्टि पंखुड़ी को छोड़कर घर आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे प्राण से बात करनी थी। दोपहर में तो उसने प्रोफेशनलिज्म का ड्रामा करते हुए उसे ढंग से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वो अपने हर एक सवाल का जवाब भी लेने वाली थी और अपना गुस्सा भी उसे अच्छे से दिखाने वाली थी। वहीं प्रांस अभी तक घर तो आया नहीं था, लेकिन कुछ वक्त पहले वो क्लब से निकला था। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी थी। जैसे ही सृष्टि अंदर की तरफ आई वो सीधा पंक्ति के रूम में गई। प्रांस से बात करना ज़रूरी था, लेकिन इस वक्त उसका पंक्ति से मिलना भी ज़रूरी था। रागिनी और नताशा दोनों ने उसे पंक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर ऐसा नहीं था कि वो पंक्ति के पास उसका हाल चाल जानने के लिए जा रही थी, बल्कि उसे भी अपना गुस्सा दिखाने ही जा रही थी। वहीं पंक्ति जो अपने रूम में बैठी थी, जैसे ही दरवाज़ा खुला उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शायद आश्रय रूम में आया, लेकिन यहाँ पर सृष्टि को देखकर उसने राहत की एक सांस ले। वहीं सृष्टि आकर उसके सामने खड़ी हुई और बोली, कैसी हो तुम? पंक्ति हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि सृष्टि नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रही थी। या फिर भी वो धीमे से बोली, मैं ठीक हूँ सासू माँ। सृष्टि एक बार फिर से बोली,
सुना है तुम्हें बुखार हुआ था, और एक चीज़ और भी सुनी है तुम्हारे बारे में कि तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सुसाइड अटेम्प्ट तो तुमने अपने हाथ से ही किया था। रही बात फीवर की, तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ही वजह से ही तुम्हें हुआ। सुना है छत पर ठंड में सो रही थी तुम, और फिर किसी ने तुम्हें रूम से बाहर बालकनी में निकाला, और तुम्हें मासूम कहूँ या बेवकूफ़, चुपचाप बालकनी में भी सो गई। उसके बाद सुनते हुए पंक्ति ने अपना चेहरा झुका लिया था। सृष्टि एक बार फिर से बोली, इतना सब कुछ करके क्या मिला तुम्हें? आई मीन फीवर और दर्द के अलावा और कुछ हासिल हुआ क्या? अगर हुआ है तो बताओ ज़रा, मैं भी ये सब चीज़ें ट्राई करके देखूंगी। पंक्ति ने अपना सर मासूमियत में नामे हिला दिया। सृष्टि गुस्से से बोली, और ये बात तुम्हें पहले ही पता थी कि इन सब चीज़ों से हासिल तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें दर्द मिलेगा, फिर भी तुमने ये सब किया। जान सकती हूँ क्यों? पंक्ति उसके सवाल पर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आप मुझे डांट रही हैं सासू माँ? सृष्टि गुस्से से बोली, खबरदार अगर आंसू बहाए तो। एक रोतड़ू है मेरे पास, अब मुझे दूसरी रोतड़ू बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके यूं कहने पर पंक्ति झट से चुप हो गई। आंख में रुका हुआ आंसू आंख में ही रह गया, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिर्फ आंसू नहीं बल्कि सांसें भी रोक ली। सृष्टि ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम मुझे मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दो। पंक्ति ने अपनी आंसुओं से भरी नज़रें ऊपर की तरफ उठाई और सृष्टि को देखने लगी। तो सृष्टि उसके थोड़ा पास आकर बोली, आश्रय से प्यार करती हो ना तुम? उसके इस सवाल पर पंक्ति पहले तो कुछ पल उसे देखती रह गई, और फिर बड़ी ही तड़प भरी आवाज़ में बोली, बहुत ज़्यादा। सृष्टि मुस्कुराई और अब उसके बिल्कुल करीब होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, तो जब प्यार करती हो तो हार कैसे मान रही हो? प्यार करने वाले तो पूरी दुनिया को हराने का दम रखते हैं, और तुम अपने ही प्यार से हार रही हो। अगर वो तुमसे लड़ रहा है तो तुम भी सामने से उसे जवाब दो, पर ऐसे हार मत मानो पंक्ति, क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हारे रिश्ते की हार होगी, तुम्हारे प्यार की हार होगी। उससे नोक झोंक करो। अगर वो तुम्हें कुछ कहता है तो उसे जवाब दो, अपने साथ गलत मत करो। अगर तुम अपने ही साथ गलत करोगी तो कोई और तुम्हारे साथ सही कैसे करेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे आश्रय को डांटने में। अगर मैं उससे कुछ कहूँ तो उसकी क्या मजाल वो मेरी बात ना माने, लेकिन हर बार मैं ज़बरदस्ती तो उससे कुछ नहीं मनवा सकती ना। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी किसी बात से नाराज़ है तो उसे अपने प्यार से मनाओ। कुछ ऐसा करो जिससे तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो। एक तरफ हार मतलब रिश्ता खत्म। इसलिए अपने लिए और अपने प्यार के लिए स्ट्रांग बनना सीखो पंक्ति बेटा। ये बोलते हुए वो पंक्ति को बड़े प्यार से देख रही थी, और पंक्ति ने एक बार फिर से सुबकना शुरू कर दिया था। सृष्टि ने अब झट से उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बगल में ही बैठ गई। उसने बड़े ही प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे और पंखुड़ी में कोई और चीज़ कॉमन हो ना हो, बस एक चीज़ कॉमन है कि तुम दोनों को रोना बहुत आता है। मैं चाहती थी मुझे ऐसी बहुएं मिले जिन पर मैं इस घर की जिम्मेदारी छोड़कर पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाऊं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे तुम दोनों को चुप कराने के अलावा और कुछ करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। उसकी बात सुनते हुए पंक्ति रोते रोते ही हंसने लगी और बोली, मुझे डर लगता है उनसे सासू माँ, उनके सामने मैं कुछ कह ही नहीं पाती। मैं कुछ भी कहती हूँ तो इनको गुस्सा आता है, इसलिए मैं चुप रह जाती हूँ ताकि कम से कम इनका गुस्सा और ज़्यादा तो ना बढ़ाऊँ। सृष्टि उसके बालों को सहलाते हुए बोली, तुम यही तो गलती कर रही हो पंक्ति। अगर उसे गुस्सा आता है तो करने दो गुस्सा, गुस्से की भी तो एक हद होगी ना। जब वो हद खत्म होगी तो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं तो उसके दिल में तुम्हारे लिए वो प्यार फूटेगा जिसका बीज तो तुमने पहले ही उसके दिल में लगा दिया था। जब ये सब कुछ नहीं हुआ था तो मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स देखती थी, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है, तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं दब गई है। बस तुम्हें उन्हें बाहर निकालना है। अब वो कैसे करना है ये तुम देखो, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो। अपने लिए नहीं तो अपने प्यार के लिए ही लड़ो, पर लड़ो, क्योंकि जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं तो प्यार की शुरुआत होती है। उसकी बात सुनते हुए पंक्ति मुस्कुरा रही थी। उसने सृष्टि को उसकी कमर से कसकर थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है सासू माँ, आप बहुत क्यूट हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आश्रय जी किस पर गए हैं।
क्योंकि ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और वो एकदम खड़ूस गुस्सा करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई बॉम्ब फिट हो, जरा सी चिंगारी लगी नहीं कि एकदम से धमाका हो जाएगा। उनसे तो दूर रहना ही अच्छा है, वरना पता चले धमाके में मैं भी उड़ जाऊं, बूम। उसकी बात पर सृष्टि हंसने लगी। तभी रूम में किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई और नहीं आश्रय था, जो पिछले कुछ पलों से पंक्ति और सृष्टि की बातें सुन रहा था और अपनी तारीफ सुनकर उसका चेहरा सच में किसी बॉम्ब की तरह लाल नजर आ रहा था। सृष्टि ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो पंक्ति को अपनी गोद से हटाते हुए बोली, अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर बाहर डिनर के लिए आ जाओ, तब तक मैं अपने दूसरे बॉम्ब से मुलाकात कर लूँ, चिराग से मिल लूँ। उसकी बात सुनते हुए पंक्ति ने बड़ी ही मासूमियत से अपने निचले होठ को दांतों तले दबा रखा था। सृष्टि वहां से बाहर चली गई और अब आश्रय गुस्से से पंक्ति को देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। पंक्ति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। सृष्टि भी अभी उसे बहुत सारी हिम्मत दी थी, लेकिन अब उसकी सारी हिम्मत धरी की धरी रह गई थी। आश्रय पंक्ति के पास आया और अगले ही पल उसने पंक्ति की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, क्या बातें कर रही थी तुम मेरे बारे में? हाँ, मॉम को क्या बोल रही थी? मैं बॉम्ब हूँ जो कभी भी फूट जाता हूँ। तुम्हें मेरे धमाके से डर लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं कहीं तुम्हें जला ना दूँ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की? पंक्ति उसकी बातों से डरकर धीमे से बोली, मैंने ऐसा कहा क्योंकि आश्रय उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से से बोला, वही मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बातें बोलने की? मेरी मॉम के साथ मिलकर तुम मेरी ही चुगली कर रही थी, उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रही थी। ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम उनके सामने मेरी इमेज को बिगाड़ रही थी? तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया, इसमें मेरी क्या गलती? अब तुम मेरी वजह से कुछ करो तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। और कल रात अगर तुम बालकनी में सोई हो तो हाँ, मैंने तुम्हें रूम से बाहर बालकनी में छोड़ दिया, लेकिन तुम भी तो सामने से रिक्वेस्ट कर सकती थी ना कि तुम बालकनी में नहीं सोओगी, लेकिन तुम्हें तो वहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेलना था तो खेलो। फिर मेरी इमेज क्यों बिगाड़ रही हो? क्यों कहा तुमने मेरी मॉम को कि मेरे बारे में इतना सब कुछ? ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो चुका था। वहीं पंक्ति जो उसके सवाल सुनकर ही एकदम ब्लैंक हो गई थी। इतने सारे सवाल तो उसने कभी एग्ज़ाम में भी एक साथ नहीं देखे थे जितने आश्रय ने एक बार में ही उससे पूछ लिए थे। पर अब अचानक ही उसके दिमाग में सृष्टि की कही हुई बातें गूंजने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आश्रय बोला, मुझे जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम से मेरे बारे में बिचिंग करने की? उसकी बात सुनकर अब पंक्ति अचानक से ही बोली, हाँ कि मैंने बिचिंग तो क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा आपको बम ब्लास्ट तो क्या हुआ? मेरा मुंह, मैं जो मर्जी कहूँ, आपको इससे क्या प्रॉब्लम? उसकी बात सुनते हुए आश्रय की आंखें उस पर गहरी हो गईं। वो सामने से उसे चैलेंज कर रही थी कि वो जो कुछ मर्जी बोल सकती है। इस बात से तो आश्रय का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ना ही था। उसने पंक्ति के हाथ की तरफ देखा जो उसके सीने पर आ चुका था। उसने तुरंत पंक्ति की कलाई को पकड़ा और एक झटके से मरोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, मेरे ही बारे में बिचिंग करके मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो तुम? पंक्ति एक बार फिर से बोली, दिखाऊंगी एटीट्यूड मैं, मेरे अंदर है एटीट्यूड तो दिखाऊंगी, अगर आपको नहीं देखना तो मत देखिए। ये बोलते हुए वो बेशक से एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से उसकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि आश्रय का गुस्सा सच में अब किसी बम की तरह फटने को हो रहा था। आश्रय गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम सच में पहले मेरे सामने मासूम होने की एक्टिंग ही करती थी, क्योंकि तब तुम्हारी इतनी ज़ुबान नहीं चलती थी, लेकिन अब तो तुम्हारी ज़ुबान ऐसी चल रही है जैसे कोई कैंची। पंक्ति एक बार फिर से बोली, ध्यान रखिएगा कहीं ये कैंची आपको काट ना दे। आश्रय अब और भी ज़्यादा हैरान हुआ। पंक्ति ने तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और अंदर ही अंदर बोली, पता नहीं सासू माँ क्या मंत्र मार कर गई हैं जो मेरी जुबान चुप ही नहीं हो रही। मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन फिर भी बोले जा रही हूँ। आश्रय ने एक झटके से उसकी कमर को छोड़ा और बोला, चुप हो जाओ वरना मैं सच बता रहा हूँ, कल तो मैंने तुम्हें सिर्फ बालकनी में फेंका था, आज मैं घर से बाहर फेंक दूंगा।
उसकी इस बात पर अब पंक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप उसे देखती रही। वहीं आश्रय के चेहरे पर अब थोड़ी राहत दिखाई देने लगी, क्योंकि उसे पंक्ति का खुद के सामने बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अब उसे वो चुप देखकर उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही अपने क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगा, पंक्ति एक बार फिर से बोली, मैं आपके कपड़े निकाल दूं क्या? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस अपनी जुबान बंद रखो, इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। पंक्ति ने तुरंत अपने होठों पर अपनी उंगली रख ली। उसकी इस हरकत पर आश्रय एक पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि ये पंक्ति की उन हरकतों में से एक थी जिसने पहले आश्रय का दिल पंक्ति के लिए धड़काया था। पंक्ति की इन्हीं क्यूट हरकतों की वजह से आश्रय के दिल में पंक्ति के लिए फीलिंग्स पैदा हुई थी, लेकिन वो फीलिंग्स बढ़ती उससे पहले ही सब कुछ खराब कर दी। आश्रय अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया तो पंक्ति ने एक गहरी सांस ली और बोली, सासू माँ क्या जादू करके गई हैं आप मुझ पर? पता नहीं क्यों मुझसे चुप नहीं हुआ जा रहा था। मैं कुछ भी बोल रही थी। अगर आश्रय जी को ज़्यादा गुस्सा आ जाता तो मुझे सच में राणा मेंशन से बाहर निकाल देते, फिर मैं क्या करती? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद मासूमियत झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि आश्रय और पंक्ति के रूम से बाहर निकली और सीधा प्रांस के रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रांस घर पर आ चुका है। उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसने एक बार फिर से दरवाज़ा नॉक किया और इस बार दरवाज़ा हल्का सा खुल गया तो उसकी नज़रें सामने सोफे पर बैठे हुए प्रांस पर गई, जो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अगर वो रूम में सामने ही बैठा था तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। सृष्टि गुस्से से उसे देखते हुए अंदर की तरफ आई और बोली, लोग बुढ़ापे में जाकर अंधे बहरे होते हैं, तुम जवानी में ही हो गए क्या? प्रांस ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने अंदर आने के लिए नहीं कहा, फिर भी आप अंदर आ गए। बचपन में ही मैनर्स सिखा दिए जाते हैं कि बिना किसी की परमिशन के किसी के रूम में नहीं जाया जाता, लेकिन आपको अभी तक वो मैनर्स नहीं आए। उसकी बात पर सृष्टि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो भूल भी कैसे सकती थी ये बात कि सामने वाला कोई अनजान नहीं, उसका ही खून है, तो उसके अंदर गर्मी भी तो उसके लेवल की ही होगी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, आखिर चाहते क्या हो? प्रांस मुस्कुराया और बोला, सोच रहा हूँ किस दिनों के लिए वेकेशन पर चला जाऊँ, फिलहाल तो यही चाहता हूँ मैं। क्या बात है, आप मेरा वेकेशन स्पॉन्सर करने वाली हैं क्या? आई मीन मेरी चाहत पूरी करने वाली हैं क्या? ये बोलकर उसने अपनी नज़रें वापस लैपटॉप पर गड़ा दी। सृष्टि गुस्से से बोली, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ प्रांस। प्रांस मुस्कुराया और बोला, तो मैंने कब कहा कि आप मजाक के मूड में हैं? और आओ एक दूसरे पर जोक पास करें, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं ना, तो फिर? सृष्टि गुस्से से बोली, तुम्हारी बीबी हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ पर बैठकर अपना चिल कर रहे हो। हाउ कैन यू डू दिस? आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।